नमस्ते, वेलकम टू डिवाइन ड्रॉप्स बाय गीत। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत ही फेमिलियर फेस है बॉलीवुड में। यहीं तक उनका सीमित नहीं है, वो एक बहुत बढ़िया राइटर भी है। कई टीवी सीरियल्स में उन्होंने अपना नाम कमा रखा है। आज मिलते हैं मिस्टर रंजीव वर्मा से। नमस्ते रंजीव। हेलो 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 गीत, हेलो। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ गीत। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को कॉम्प्लीमेंट करूँगा, डिवाइन ड्रॉप्स बाय गीत। मैं इसको कुछ टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, काफ़ी मोटिवेशनल हैं, काफ़ी इंस्पिरेशनल हैं। तो ऐसे लगा कि मतलब हम लोग जुड़ें, साथ में कुछ बातें करें आपस में। सो गुड, नाइस मीटिंग यू। सेम ईयर। मैं कहूँगी कि आपके ये जो वर्ड्स जिस तरह से आपने मुझे कहा है, इट रियली मीन्स अ लॉट, क्योंकि हमारा ये शुरुआत ही है अभी, बिगनिंग, और जिसमें आई थिंक इतना मोटिवेशनल सभी लोगों से मिलते जा रहा है। और आज आपने आके मेरे व्यूअर्स को भी एक बढ़िया ये दे दिया है कि कह सकते कि बस ये दैट इज द बिगनिंग ऑफ इट। थैंक यू सो मच। लोग जुड़ते जाएंगे आपके साथ, हम तो चले थे वो अकेले और लोग जुड़ते चले गए, काफिला बनता चला गया। सो आई नो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और ऐसी आपकी मीठी मीठी बातें और हमारे व्यूअर्स के लिए नई गाइडलाइंस, आई थिंक ऑल, जैसे कहते हैं ना, किसी यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं इफ़ यू वांट टू लर्न एक्टिंग और इफ़ यू वांट टू बी अ राइटर। आई थिंक हम लोग बहुत छोटे छोटे स्टेप्स से इसको आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते यू विल हैव लॉट ऑफ फन विद मिस्टर रंजीव वर्मा। लेट्स बिगिन विद इट। ओके रंजीव जी, आप बताइए कि आपके जो शुरुआत की सफ़र है, लाइक आप एक पंजाब के, आई मीन हर बारी मैंने आपके जो भी इंटरव्यूज सुने हैं या फिल्मों के बारे में देखा है, उसमें एक पंजाब का टच बहुत है। तो आपका ये शुरुआती जुनून कहाँ से और कैसे शुरू है? देखिए, शुरुआत तो पंजाब से हुई थी, जालंधर शहर से। मेरी ब्रॉटअप जालंधर में थी और ग्रेजुएशन किया था, स्टडीड इन डीएवी कॉलेज जालंधर। और उसके बाद ऐसे लगता था एक्टिंग का बड़ा शौक आ गया था। मेरे फादर ना, ही वॉज अ बैंकर, ही वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। तो मेडिकल स्टूडेंट था और साइंस पढ़ता था, बट एक्टिंग का कीड़ा लग चुका था। तो मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है। तो पापा ने, मतलब हम लोगों ने सारे जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, AFMC, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज और एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सब जगह अप्लाई किया था। और पापा पूरे कॉन्फिडेंट थे, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कि मैं मतलब डॉक्टर बन नहीं गया। पापा तो ये प्लानिंग भी करने लगे थे कि अब ये डॉक्टर बन जाएगा, ये हॉस्टल में चला जाएगा, ऐसा ऐसा। लेकिन हमारे तो सपने मुंबई में थे। तो एक मुंबई का सपना, ये एग्जैक्टली कब, कौन सी एज से? मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो एक फैशन शो किया था। और मुझे लगा कि मतलब आम से खास होना, क्योंकि जो बस वो एक वो अंदर से एक डिज़ायर थी। इसके पीछे एक छोटी सी बात और है कि मिस्टर सतीश कौशिक, उनके बड़े भाई साहब, उनको भाई साहब कहते हैं, मिस्टर कौशिक, वो ना पापा के दोस्त थे, वो जालंधर में रहते थे। वो ना थोड़े से सतीश जी जैसे दिखते भी हैं। तो मैं सतीश जी को, वो सतीश जी की बातें बताते थे, हमारे घर में संडेज को आते थे, तो सतीश जी की बातें बताया करते थे। और फिर मुझे ऐसे लगता था कि यार मुझे भी एक्टर बनना चाहिए। और मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें था रेदर देन डूइंग मतलब बिकमिंग अ डॉक्टर। तो उसका एक बड़ा अच्छा छोटा सा एक फ़नी वो है कि मैं ये एक मेडिकल कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट देने मैं चंडीगढ़ गया था, जालंधर से चंडीगढ़। तो वहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव टाइप जितने सारे क्वेश्चंस थे, कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस। तो उसमें से बहुत सारे, क्योंकि मैंने इतनी तैयारी नहीं की थी, मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं था। तो मैं क्या कर रहा था, मैं वहाँ पर ऐसी गैस वर्क कर रहा था कि किसी भी सवाल का B या C या D ऐसा। तो मैंने फटाफट क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि मुझे उसमें दिमाग नहीं लगाना था। तो जब मेरा ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गया, तो मेरे सामने एक लड़की बैठी थी। मैं कहा देखें इसने क्या किया है। तो मैंने उसको बोला, मेरे को एक्सक्यूज़ मी, ऐसे जैसे कोई स्कॉलर थी, बड़ी पढ़ाकू स्पैकी लड़की, बोलती यस। मैंने कहा कैन आई सी योर आंसर शीट। तो उसने ऐसे आंसर शीट, पहले उसने मुझे लुक दिया कि जो बंदा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के अंदर बंदा बोलता है कैन आई सी योर आंसर शीट, तो उसने ऐसे हल्की सी आंसर शीट ऐसे की। तो मैंने देखा तो उसका और मेरा कोई ऑप्शन नहीं मिलता था। उसने अगर A को क्रॉस किया हुआ है तो मैंने D किया हुआ है,
उसने सी को टिक किया है तो मैंने अपना सी को किया हुआ है या बी को किया हुआ है, कुछ नहीं मिल रहा था। मैं कहा नलायक है, चलो छठो नलायक है साली। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो शी वॉज PMT टॉपर, उसकी फ़ोटो आई थी, जो उसका और मेरा कोई मिल नहीं रहा था, तो मैं कहाँ आऊँगा, तो मैं नीचे था बिल्कुल। तो मतलब शी वॉज द टॉपर, तो मतलब वो हाल था मेरा मेडिकल कॉलेज में। तो फिर उसके बाद माई फादर वॉज वेरी सपोर्टिव। मैंने पापा से कहा, मैंने कहा पापा मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर। मैं कहा मुझे स्कूल में अपना प्लेस वगैरह करते थे, मतलब इतना हमारे वहाँ पर पंजाब में जालंधर में हमारे शहर में इतना एडवांस थिएटर नहीं था, जैसे कि हम थिएटर घुसे तो कॉलेज वॉलेज में प्लेस करते थे, स्कूल में कोई थिएटर का ट्रेनिंग या ऐसा कुछ भी नहीं लिया आपने? सिर्फ कॉलेज में जो थोड़े बहुत छोटू मोटू होते होंगे बस वो भी नहीं लेते थे, वो भी बैठ जाते थे वहाँ पर। कुछ इतना देखिए, एक चीज़ उस समय ना हालात भी पंजाब के इतने अच्छे नहीं थे, टेररिज्म था, आई एम टॉकिंग अबाउट 80s, जब पूरा पंजाब का पूरा जब वो था, तो इवन पापा को भी ऐसे लग रहा था कि यार मतलब जितने हालात है चल तो कहीं बाहर जाके कुछ करना है कर ले, तो पापा सपोर्टिव थे। तो इतनी मेरी कोई जैसे इंडियन थिएटर है अपना, या मतलब चंडीगढ़ के जो हैं, या दिल्ली का NSD है, या मतलब ऐसा कुछ मेरी कोई ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। हम तो मुंह उठा के बॉम्बे आ गए थे, मुंह उठाकर हम लोग बॉम्बे आ गए थे। तो इस तरह मेरा बॉम्बे आना हुआ कि मैं फादर सपोर्टेड मी। तो जो फिल्मों में जैसे आपका फर्स्ट लोगों से मिलना, किस तरह का एटमॉस्फेयर था? ऑडिशंस होते थे या कोई किसी चीज का डर भी होगा कि भाई क्या मुझे लेंगे? हाइट पर्सनालिटी तो आपकी थी, लेकिन उसके बावजूद एक राइट कनेक्शन, कोई राइट बंदा बराबर से मैं आपको इस बारे में बताना चाहूंगा कि पहली बात तो उस समय दुनिया अलग थी, उस समय इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री अलग थी, उस समय कुछ ऑडिशंस नहीं होते थे। ये आप कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं? 92, 93, 1992। मैं जब आया था, मेरी पहली फिल्म जो मुझे आती मिली थी वो थी घातक, राजकुमार संतोषी की घातक, जिसमें कातिया के 7 भाई थे। सबको पता है सातों को मारूंगा, सनी बाजी का डायलॉग है। आई वाज द यंगेस्ट ऑफ ऑल, राइट। सो मतलब ये आज की डेट में जो ऑडिशन लेते हैं, ये एक लंबी चर्चा है, इसके बारे में एक लंबा डिबेट है कि ये जो ऑडिशंस लिए जाते हैं और ये होते हैं। मुझे इतना पता है कि मैंने कुछ क्रीम ऑफ डायरेक्टर्स के साथ काम किया, छोटे बड़े रोल किए हैं बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ, जैसे भी रोल्स किए हैं मैंने। जो मेरा फिल्म इंडस्ट्री में 35 इयर्स का पूरा एक्सपीरियंस है। मैंने देखा कि जितने बड़े डायरेक्टर्स थे गीत, वो ऑडिशन में बिलीव ही नहीं करते थे। व्हेन आई मेट प्रियदर्शन, मुझे जावेद अख्तर साहब ने मुझे कहा कि आप जाके प्रियन से मिलो। अच्छी एक जज्बा बहुत था, पंजाब से आए थे। आई वॉज अ वॉलीबॉल प्लेयर, तो अच्छी फिटनेस थी, ये वो, तो एक पैशन भी था। आई वॉज हार्डली 21 ईयर्स ओल्ड। तो जावेद साहब ने मुझे कहा कि आप जाके प्रियन से मिलो, प्रियदर्शन से। तो मैं हाँ, फोटोग्राफ्स होते थे, हार्ड कॉपीज होती थी। ये तो अभी सॉफ्ट कॉपीज या मेल कर दो तो अभी आया है। पहले तो 6-6 रुपए की हार्ड कॉपी, और फिर एक बड़ी कॉपी भी थी 8x10 की, तो फाइल में रखे हुए थे, तो पूरे अपने रगड़ अपना एक फोटो शूट और ये सब करवा के। वो फोटो शूट, वो भी बजट नहीं था, उसमें फोटो शूट बड़े महंगे होते थे। लोग मतलब वो एक दौर था, वो एक ऐसी चीज है जिन लोगों को पता है उस एरा का, सॉरी वो चीजें। तो मैंने ऐसा कुछ जुगाड़ किया था। मेरे पास 8-10 फोटोज मैंने खिंचवाए थे अपने, जो अच्छे फोटोग्राफ्स थे। तो मैं जब प्रियदर्शन सर से मिलने गया, मैं प्रियन सर से, तो उस समय ये जो है जो अभी हॉलीडे नहीं यार, सॉरी इसका नाम सेंटोर होटल, जो अभी टूलिप स्टार बन गया था, फिर बंद हो गया था, जो सेंटोर था, जूहू साइड में जो बना था, सेंटोर में वो ठहरे थे प्रियन सर। तो मैं मिला उनसे, मैं नीचे लॉबी में वेट कर रहा था, तो ही केम। मेरे को उन्होंने कहा रिसेप्शन के वो बाहर गए, तो आई वाज सिटिंग इन द लॉबी, आई वाज वेटिंग फॉर हिम। तो प्रियन सर में पहुंच गया, मैंने कहा हाय सर। तो हाय में देखा ऊपर से नीचे तक, मैंने कहा सर आई एम राजीव वर्मा। उस समय राजीव वर्मा था, बाद में मैंने अपना नाम राजीव से रंजीव कर दिया। मैंने कहा सर आई एम राजीव वर्मा। तो उन्होंने मैंने कहा सर आई हैव सम पिक्चर्स टू शो। उन्होंने मेरे फोटोज नहीं देखे, की फोटोज तक नहीं देखे, कहते आई हैव सीन यू इन अ ओके यू डूइंग माय मूवी। इतना कौन है वो बंदा? डायरेक्टर की आया होती थी, उनको तो पता था। उस टाइम पे ऐसा था कि आपको पर्सनली सब डायरेक्टर्स या जो भी प्रोड्यूसर्स, उनके पास पर्सनली जाके मिलना पड़ता था। ज्यादा आसान था, पता है आपको ना। डायरेक्टर, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आज के दौर में जो कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए हैं, वो एक ब्रीफ देते हैं, मतलब, और फिर वो मैंने जितनी फिल्में काम की है ना, मैं डायरेक्टर से जाके डायरेक्ट मिलते, जो डायरेक्टर मिलते थे,
उनके एसोसिएट्स मिलते थे, वो डायरेक्टर के पास लेके जाते थे, डायरेक्टर्स हमारे कुछ डायरेक्टर्स फोटोग्राफ्स देखते थे, कुछ डायरेक्टर मुझे नहीं लगता कि किसी ने मेरा ऑडिशन लिया हो, किसी ने इट यूज्ड टू बी जस्ट 1-to-1 डायरेक्ट दिस थिंग, और आपकी पर्सनालिटी देख के, आपका एक्टिंग देख के, या जो भी कुछ होता 5 मिनट बात करके आपका कॉन्फिडेंस देखते थे, पता चल जाता है, करा लेंगे यार, वो कहते करा लेंगे, उनका तो एक बड़ा अच्छा वो था। जैसे आपने आज ये मुझे अभी कहा कि वो दौर में और आज के दौर में, जैसे ये कास्टिंग, जैसे आपको अपने फोटोज, अब तो और भी इजी, जैसे ऑनलाइन हो गया है, हमें पता नहीं एग्जैक्टली हम कहाँ हमारे फोटोज जा रहे हैं, हम कैसे कनेक्ट, आप इसके लिए कुछ मुझे थोड़ा और, आज हमारी जो यंग जनरेशन है काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, कई डिफरेंट स्टेट से आ रही है, और उनको ऐसा लगता है मुंबई में पता नहीं क्या हो जाएगा, वो तो चलो OT प्लेटफॉर्म मिल गया OTT के उससे, लेकिन फिर भी उनकी स्ट्रगल है, चाहे गर्ल्स है चाहे बॉयज़ है। तो ये यंगस्टर्स जो काफ़ी फंस जा रहे कास्टिंग डायरेक्टर्स में, या इसको थोड़ा सा आप इलेबोरेट करके बताइए कि कैसे, क्या है ये एग्जैक्टली। देखिए, जो जितनी मेरी समझ कहती है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है कि इसमें बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स तो फेक हैं। ओके। मतलब जैसे मेरा शो था छोटी सरदारनी, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि छोटी सरदारनी के नाम पे कास्टिंग्स हो रही हैं और हमें पता भी नहीं है। ओके। वाली बात है, तो जिसमें आपने खुद ने राइटिंग की है एज अ, ओके ओके, माय कांसेप्ट, दैट वाज माय शो, और हमें पता चला कि अलग अलग शहरों में छोटी सरदारनी में रिक्वायरमेंट है, मतलब छोटी सरदारनी में रिक्वायरमेंट है। मैंने वो एड्स मुझे कुछ लोगों ने भेजी, और आई बीइंग द राइटर ऑफ द शो, वैसी कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, वो बेवकूफ बनाया जा रहा था। ये किस चैनल से आप बता रहे, जो छोटी सरदारनी का? ये कलर्स पे, ओके ओके जी, शो बड़ा हिट हुआ था, बड़ा पॉपुलर शो था, वहां से मतलब ये एक मेरी जर्नी है। जब बीच बीच में से बात शुरू हो रही है तो मैं आपको बीच में ये बातें बता रहा हूँ जी। तो मुझे ऐसे लगता है कि आज की डेट में, बिकॉज कास्टिंग्स में फेवरेटिज्म हो गया है, अपने अपने पसंदीदा, मतलब इंडस्ट्री की एक अलग साइड भी है जिस बारे में मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहता, बट ये है कि जो यंगस्टर्स आते हैं वो ना, मुझे ऐसे लगता है कि वो यहाँ पर एक आराम नगर है, वहां पर ऑडिशंस होते रहते हैं, वहां पर लोग लाइन लगा के खड़े थे सालों साल, एक ही जीवन है। उस जीवन को आप ट्राई करो। अगर देखो, एक्टर बनना सबको अच्छा लगता है, हर आदमी आपको शीशे में देखकर, मिरर में देखकर लगता है कि यार मिरर ऑन द वॉल, हु इज प्रीटीएस्ट ऑफ द ऑल, एंड दैट्स मी। तो वो ऐसे लगता है कि यार हम भी एक्टर, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, बट ऐसा नहीं है, आप आइए, आपको करना, आप अपने आप को थोड़ा वक्त दीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा, ये ना किस्मत की बातें भी है। जब मैंने डैनी साहब के साथ घातक में शूट किया था, डैनी साहब हमारे सबसे बड़े भाई बने थे, कातिया के भाई, कातिया जो थे, उन्होंने मुझे बताया, कहते कि बड़ी बातें करते थे हम लोग शूट करते हुए, जब लाइटिंग हो रही थी तो डैनी साहब साथ में बैठ जाते थे। उस समय वैनिटी कल्चर नहीं होता था कि जाके वैनिटीज में घुस गए, हम लोग बैठा करते थे, कुर्सी डाल के सब अपने, वो पूरा माहौल बनता था। मेरे लिए, मैं पंजाब से आया, 22 साल का, मेरे साथ डैनी साहब, मुकेश ऋषि, ये मेरी स्टार्ट थी जब मैं पंजाब से आया था। और आते ही मुझे इतनी बड़ी फिल्म में काम था। मैं संतोषी जी से डायरेक्ट मिला था, हालांकि उनसे मिलने में मुझे 4-5 महीने लगे थे, पीछे पड़ गया था, और मैंने उनको लिफ्ट में पकड़ा था, राजकुमार संतोषी जी को। मैंने कहा कि सर, आई वांट टू बिकम एन एक्टर। तो वो जब मेरी उनसे बात हुई, फिर उसके बाद कैसे उनके एक स्पॉट बॉय ने मेरी हेल्प की वहां पर, वहां तक पहुंचने में। एक ऑफिस बॉय ने, वो एक स्टोरी है, मैंने उसको लिफ्ट दी थी और कैसे उन्होंने मेरी हेल्प की थी। और मैं संतोषी जी के पास जब जाके गया, फिर उनके ऑफिस में मिला, पहली बार जब मैं उनसे मिला था, उन्होंने बोला असिस्टेंट को फोटो दे दो, एक लंबी स्टोरी है, बट वो दौर अलग था। हम ना डायरेक्टर से डायरेक्ट जाके मिलते थे। वो उस टाइम पे, मतलब आपके कहने का मतलब है कि चाहे एक्टर्स हो, चाहे डायरेक्टर्स हो, चाहे जूनियर आर्टिस्ट हो, सीनियर्स हो, स्ट्रगलर्स हो, जो भी, वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते थे उनकी, लोगों का जो आज खत्म हो गया है, जो आज खत्म हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, आज टीवी के जो डायरेक्टर्स हैं ना, वो सिर्फ एग्जीक्यूशनर हैं। उनको सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं जो स्क्रिप्ट उनको हम लिखकर भेजते हैं जी। अब आज की डेट में उनके हाथ में कास्टिंग वास्टिंग नहीं है। जो टीवी के डायरेक्टर्स हैं, उनको नहीं पता कि कौन आके कौन सा किरदार निभाएगा। ये टीवी के डायरेक्टर्स का हाल है। जो टीवी के बड़े बड़े शोज बनते हैं, उसमें डायरेक्टर्स वो कास्टिंग प्रोडक्शन हाउस से, चैनल से होती है। प्रोडक्शन हाउस पहले एक्टर्स को शॉर्टलिस्ट करके चैनल में भेजता है, और फिर मतलब उनका वो चूज नहीं कर पा रहे कि मुझे ये चाहिए। जैसे अगर मैं डायरेक्टर हूँ और मुझे चाहिए कि ये बंदा हो, आई हैव नो राइट, इट गोज थ्रू चैनल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। आपको गीत राइट तो छोड़ो, आपको सेट पे एक्टर मिलेगा, ये बंदा करने वाला है, बंदा ये चाचा बना है और आपको इसके साथ शूट करना है। वो कितना भी डफर हो, वो कितना भी कैसा भी हो। और मतलब देखिए, मेरा मानना है कि जो डायरेक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट टीवी, ओके, जो डायरेक्टर जिसको कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है, टेलीविजन में तो कैप्टन ऑफ द शिप अब वो रहा नहीं, अब वो एकदम ही चेंज हो गया है।
पूरी मुझे हाँ, फिल्म इंडस्ट्री का एटमॉस्फेयर ही जैसे कहा जाए, देखते देखते ना मुझे ऐसे लगता है, कई बार हम कुछ पुराने एक्टर्स हमें मिलते हैं, जब उनसे बात करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि एक तरह से ना एक रीइंकार्नेशन हो गया, एक पुनर्जन्म हो गया, एक दुनिया बदल गई है। पहले ना डायरेक्टर्स अप्रोचेबल थे, आप जाकर उनसे मिला करते थे, वो डायरेक्टर्स वो दौर अलग था। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, आजकल मुझे हैरानी होती है कि बड़े बड़े शोज के अंदर जो कास्टिंग एजेंसीज बन गई हैं, कास्टिंग वो बन गए हैं, वो अपने फेवरेटिज्म से अपना ये भेजते हैं जो कास्टिंग के ऑप्शंस होते हैं, तो डायरेक्टर को वही ऑप्शंस जो थे हमारे में, तो वो जो एक प्रेजेंटेशन होती थी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने एक साउथ की फिल्म की थी तलाईवाल विजय के साथ जी। यू विल नॉट बिलीव, वो डायरेक्टर AL विजय वहाँ के बड़े डायरेक्टर हैं। मुझे एक बंदे का फोन आया, एक कोऑर्डिनेटर ही था, तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे काम करता, तो उसने कहा कि एक रोल है, तो उसने मुझे एक रोल के लिए बुलाया। यहाँ पर शूटिंग चल रही थी लोखंडवाला बैक रोड पे। मैं ना सुबह सुबह पहुंचा, 7 बजे की शिफ्ट थी, और मैं वहां से चल के जब मैं वहां तक गया उस आदमी से मिलने जो उसने एसोसिएट कहा था, तो डायरेक्टर ही वाज जस्ट ऑब्जर्विंग मी। तो मैंने अपनी एक डेनिम की शर्ट पहनी थी, ये वो, और मैं उसमें करप्ट इंस्पेक्टर का, करप्ट पुलिस ऑफिसर का रोल है, और मैं उनसे जाके मिला तो कोई रोल था पता नहीं ऐसे, तो ही केम टू मी, ही सेड के आई एम द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, आई वांट टू कास्ट यू एज द कॉप, क्योंकि उसने मुझे चलते हुए देखा था। वो दौर जो है ना, अब आज की डेट में ना, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे जो कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स है ना, वो ये ऑडिशंस की भीड़ में कहीं दब जाते हैं, जो अपने, अरे एक बात बताइए, हम लोगों ने बहुत बार ये सुना है कि जी आमिर खान साहब एक रोल कर रहे हैं और उस रोल के अंदर घुसने के लिए वो 6 महीने जाके उन्होंने उस पर रिसर्च की, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। आप एक छोटे से ऑडिशन से आप कैसे एक कैरेक्टर के बारे में जज कर लोगे कि ये सच अ ब्यूटिफुल थिंग यू सेड इट रंजीव। आई मीन बड़ा सा एटमॉस्फेयर जहाँ पे लोग 6 महीने, चाहे कोई भी बड़ा एक्टर हो, बड़ी एक्ट्रेस हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने 6 महीना इस पर्टिकुलर रोल के लिए किया, 2 महीने इसके लिए, उन्होंने वर्कआउट किया, और आप ऑडिशन से एक्सपेक्ट करते हो कि आई मीन दैट रियली मेक्स अ सेंस कि एक छोटे से सिंपल ऑडिशंस में आप क्या कुछ देख लोगे, जबकि कई बंदों के पास इतना खजाना है, उनमें कूट कूट के भरा हुआ है, बट वो निकाल नहीं पा रहे। सच ब्यूटीफुल, डेफिनेटली ऑडिशन में कई बार आदमी नर्वस हो गया, कई बार नहीं डिलीवर कर पाया, दैट डजंट मीन उसको एक्टिंग नहीं आती, वो अच्छा एक्टर हो सकता है, राइट, वो हो सकता है भाई, माहौल ऐसा होता है, घर में कोई स्ट्रेस होती है, आप एक बड़े एक्टर को इतने महीने देते हो, वो कहीं जाकर पर्टिकुलर जगह पे जाकर वो पूरी रिसर्च करता है, वो लोगों से मिलता है, एक आप ऑडिशन से जज कर लेते हैं कि इज अ गुड और बैड एक्टर, हटाओ, तो मतलब कि नहीं। आपने बहुत ही आई मीन जो भी लिसनर्स आज मेरे सुन रहे हैं, दे विल बी सो हैप्पी टू हियर दिस कि जजमेंट किस उस पे हो रहा है, कहाँ पे जाके वो गलत है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे स्ट्रगलर्स परफेक्ट होंगे या सारे ही स्ट्रगलर जो भी कर रहे हैं मेहनत अपनी तरफ, बट कहीं पर आप उनको मौका दीजिए। भी कास्ट हो जाते हैं एक ऑडिशन से। अच्छा, ये इसका दूसरी साइड भी है जी, वो एक ऑडिशन ही अच्छा हुआ था, वो एक्टर जब सेट पे आ गया जी, वो एक्टर जब एक्टर सेट पे आया तो पता लगा डफर है, उस समय वो कर नहीं पाया। नहीं ऑडिशन में कर गया, लोग यार ये अच्छा, पता नहीं उस समय कर गया, बाद में पता लगा अरे यार किसको कास्ट कर दिया। तो मेरा मानना ये है कि एक मतलब एक्टर की भी एक जर्नी है। आप जब कोई काम करते हैं, इवन टीवी के अंदर आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं ना, ग्रो कर रहा है ये एक्टर, धीरे धीरे सीख गया। ये मतलब मैं तो बड़े बड़े एक्टर्स की बात करता हूँ, आप अमित जी की पहले फिल्म में देखो और अमित जी की बाद में देखो, संजय दत्त देखो पहली फिल्म के अंदर, रॉकी के अंदर उसकी एक्टिंग, और बाद में वो कितना पॉलिश हो गया। जैकी श्रॉफ का पहले हीरो के अंदर सुभाष घई साहब बहुत कितनी जगह ये बात कि बहुत परेशान थे, एक डायलॉग नहीं, और बाद में अपना जैकी दा को कितने अवार्ड्स मिले, परिंदा वरिंदा उन्होंने परफॉर्म किया। तो एक्टर मतलब मौका ही नहीं मिल रहा है उनको खिलने का, उनको समझने का। बड़ी किस्मत वाले हैं जो अपने राइट ट्रैक पे पहुंच गए, बट आज के लिए स्ट्रगल मीन्स यू हैव अ टीम वर्क। देखा जाए तो हर इसमें एक टीम है, चाहे वो फिर फाइटर एसोसिएशन में हो, चाहे आपके एक्टर्स में हो, चाहे ना, मेरा टीम है वही काम करेगा। जैसे अगर हम म्यूजिक फील्ड में भी देखें तो उनके अपनी टीम है, अगर वो टीम के बाहर कर रहे तो आप अकेले रह जाओगे। ये आज की जैसे मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं एक्टर्स को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब आप यहाँ पर आए, मतलब नो आई विल डू द लीड, मैं लीड करूंगा, मैं ये करूंगा, ये कोई रोल छोटा नहीं होता।
जो मिल जाए वो देख लो। आपको ये बात आज मैं बता रहा हूँ लिखना राइटर। देखिए मेरी जिंदगी ऐसी रही है कि मैंने दोनों साइड देखे। मैंने इन फ्रंट ऑफ द कैमरा भी मैंने बहुत काम किया और बिहाइंड द कैमरा भी काम किया है। एक वैनिटी के अंदर जो एक सीन रखा हुआ होता है जब सुबह एक्टर जाते हैं, उस सीन के पीछे पहले मैं उस सीन पे शूट करता रहा सारी जिंदगी, और जब मैं राइटर बना तो अब वो सीन हम भेजने लग गए। उसके पीछे कितनी जद्दोजहद होती है वो एक सीन बनाने में, वो कैसे लिखा जाता है, कैसे चैनल जाता है, कैसे स्क्रीन प्ले बनता है, कैसे डायलॉग्स बनते हैं, वो सारी चीजें। मेरा ये मानना है हमने ना बड़े बड़े रोल्स को शेल्व होते देखा है, टेलीविजन की बात कर रहा हूँ, और छोटे छोटे रोल्स को क्लिक होते देखा है, यार ये अच्छा कर रहा है, इसके रोल को बढ़ा दो, इसको यूज करते हैं ऐसा। और बड़े बड़े रोल्स को ऐसे देखा है, अरे यार ही इज नॉट वर्किंग, ट्रैक हटा दो। मैंने कितनी बार ये देखा है, और मैं भी, मेरे साथ भी, मैंने विजय की फिल्म, इवन जब मुझे लॉन्गेस्ट जर्नी मुझे मिली थी अरुणा ईरानी जी के शो से, बड़े बड़े शोज थे। मतलब अगर मैं आपसे उस पे चर्चा करूं, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमें 2-4 दिन लग जाएंगे। मेरी 35 साल की जर्नी है, तो जितनी बातें याद आ रही है मैं आपके सामने कहना जा रहा हूँ। अरुणा ईरानी जी के सीरियल में मैं एक्चुअली आसिफ शेख का हेंचमैन था। मेहंदी तेरे नाम की संगीता घोषवाला सीरियल था, अरुणा ईरानी प्रोड्यूसर थे, उस समय ना डायरेक्टर कास्टिंग करते थे। उनके चीफ एडिटर थे विशाल खन्ना, उन्होंने मेरे फोटो जाके अरुणा जी को दिखाए। अरुण देखे, उसमें कुछ नहीं था, चैनल भेजेंगे, वो ये होगा वो होगा। उन्होंने बोला ठीक है, मुझे उन्होंने कास्ट किया। आसिफ शेख जो कि भाभी जी घर पे वाले, ही इज लाइक अ ब्रदर टू मी, तो उनका हेंचमैन था भाटिया। धीरे धीरे ना अरुणा जी ने ये देखा कि ये बंदा डिलीवर करता है, ये बंदा, आपको जो भी सीन मिला चाहे 2 लाइनें मिले, ये बंदा परफॉर्म कर रहा है, ये बंदा डिलीवर कर रहा है। अरुणा जी ने मेरा रोल बनाना शुरू किया। स्पॉन्टेनियस एक्टर हो आप, कहा जाए तो, लाइक मतलब उन्होंने कुछ काम दिया और आप फटाक से उसको दिया। जी, मैं पीछे भी खड़ा हूँ ना, हाँ जी, तो मैं उसमें भी रिएक्ट कर रहा हूँ, मेरा वो अपना। तो उससे क्या होगा, धीरे 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 मैंने एक दिन देखा कि मुझे अरुणा जी ने एक दिन कहा कि भैया आप ना आसिफ शेख के अभी पार्टनर हो। मतलब उन्होंने मुझे हेंचमैन से पार्टनर बनाया, फिर उन्होंने मुझे धोखेबाज दिखा दिया कि मैंने आसिफ शेख का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया। फिर आसिफ भाई का कोई और शूटिंग था, उनका डेट इशू हो गया, तो आसिफ भाई पूरा काम, आई बिकेम द मेन विलन ऑफ अपना मेहंदी तेरे नाम की, जस्ट फ्रॉम अ हेंचमैन कैरेक्टर। सो नाइस। ये जैसे आपने अभी मुझे जस्ट गो लिटिल बैक, जैसे अभी तुमने कहा था मुझे कि थलाइवा में एक कॉप का रोल जो आपको डायरेक्टर ने वैसे देख के ये कहा, और अब जैसे अरुणा जी ने आपको कि भाई ये तो काफ़ी टैलेंटेड है और इसको मैं थोड़ा और कुछ बढ़ा दूं। ऐसे ही हमने आपका एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसकी बहुत काफ़ी फेमस वैसे ही सीरियल है, और आपका जो वो किरदार है एक पाकिस्तानी कॉप जो बड़ा ही स्ट्रिक्ट सा, उसके बारे में कुछ फनी मोमेंट बताइए। जो ये तारक मेहता, देखिए कैमियो रोल था, राइट। कैमियो रोल कहते हैं कि जो थोड़े ज्यादा लंबा लेंदी रोल ना हो, एक गेस्ट अपीयरेंस जो कैमियो रोल्स कहते हैं। तो वो एक पाकिस्तानी कर्नल था। एक्चुअली जो पाकिस्तानी यूनिफॉर्म होती है वो खाकी होती है। हमारे यहाँ जो पुलिस पहनते हैं उनकी आर्मी वैसी यूनिफॉर्म, अपने बॉर्डर वगैरह में देखी होगी, उनकी यूनिफॉर्म खाकी है। सो आई वाज अ आर्मी ऑफिसर इन तारक मेहता। सो आई न्यू जेठालाल, तो ही इज अ दिलीप भाई, बहुत अच्छे मित्र भी है मेरे। हमने पहले एक पायलट किया था एपिसोड जिसमें हम दोनों सिक्योरिटी ऑफिसर बने थे। बाद में उनका ये बहुत हो गया, तो ही वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट पायलट। तब से हमारी दोस्ती, और राजीव भाई ऐसे मिले और मतलब हमारी शूटिंग शुरू हुई। तो देखिए कई बार क्या होता है, आपको नहीं पता होता कि वो कोई चीज कितनी क्लिक हो जाएगी, वो वाली बात। बिल्कुल सही। ये रोल ऐसा हिट हुआ जेठालाल में, आपको इसका एक इम्पैक्ट बताता हूँ जेठालाल का, कि ये टेलीकास्ट हो रहा था, तो मैं ये लोखंडवाला ऐसे जस्ट आई वाज देयर इन लोखंडवाला, शाम को अपनी वाइफ के साथ मैं गया था कुछ शॉपिंग करने। तो एक साहब आए, कहते एक्सक्यूज मी, ऐसे मुझे टैप किया। मैं कहा यस। कहते आपने जेठालाल को पकड़ा है? मैं कहा सर वो, कहते यू नो इट इज इलीगल, गलत कर रहा है। कहते आई एम कर्नल मुखर्जी फ्रॉम इंडियन आर्मी। कहते आप कैसे जेठालाल को ऐसे रख सकते हैं, क्या राइट्स है आपके, भड़के मेरे ऊपर, क्या राइट्स हैं आपके? कहते वो इनोसेंट है, उसको छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ, मेरा ऊपर ये फ्लैट नंबर इतना है। मैंने कहा सर वो ऐसा, वो जेठालाल से लोग इतना कनेक्ट। फिर यहाँ पर एक हैथवे इंटरनेट है, तो वहां पर एक राज करके बंदा है, वो मतलब उस समय ना जब पहली बार एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था, तो ये जीबी वगैरह लिमिटेड होते थे कि इतने जीबी हो गए, तो हम रोते रहते थे जीबी खत्म हो गया। पिक्चर डाउनलोड करके बड़ा वो, शायद फ्यूचर में राइटर बनना था तो पिक्चरें देखते रहते थे।
तो मैंने देखा तो मैंने राज को फोन किया, मैं कहा यार राज, यार ये क्या जीबी दिया है, तो सारा खत्म हो गया यार जीबी। कहता भाई जितना भी जीबी चाहिए देता हूँ भाई साहब, जेठालाल को छोड़ दो। जितना जीबी चाहिए इतना उस शो का इतना, मतलब घर घर में चाहे लंच करते हुए, मैं खुद मेरे बच्चे का बताऊंगी, वो भी पागल दीवाना है इस चीज के लिए, खाते समय भी वो उसका वो सीरियल चलता रहता है। और जब आपका देखा तो इट वाज रियली माइंड ब्लोइंग, पीपल हैव रियली अप्रिशिएटेड इट। एंड वो जो किरदार जो आपने निभाया है, एज एन एक्टर, और जब अगर मैं कहूँ एज ए चॉक एंड डस्टर में जो आपकी राइटिंग चली है, उसके बारे में कुछ आप बताइए कि ये कैसा, वो जर्नी, एक अलग माहौल, अब ये जर्नी आपकी राइटिंग में जिसमें आपने बड़े बड़े सितारों के साथ ये काम किया है। मैं आपको इस बारे में बताना चाहूंगा कि एक्टिंग कर रहा था जी, और एक समय ना मुझे ऐसे लगता था, बहुत एक्टर्स थे, मुझे जो चाहिए था, मैंने ऐसे बहुत सारी फिल्में, जैसे प्रकाश मेहरा जी ने मुझे बाल ब्रह्मचारी में बहुत अच्छा ब्रेक दिया था, मैं विलन था, पुरु राजकुमार हीरो थे, करिश्मा कपूर, उसमें मोहन जोशी जी के 2 बेटे थे, आसिफ शेख और मैं, आसिफ भाई के साथ काफी एसोसिएशन रहा है मेरा। फिल्म नहीं चली तो फिर मैं टीवी करने लग गया, फिर मुझे ऐसे लगने लगा यार मुझे आई वांट मोर, वो आदमी की जो होती है ना एक मृग तृष्णा, वो चाहिए और चाहिए और चाहिए, प्यास, वो कुछ और करना है। तो मैं शुरू से जो मेरी ब्रॉटअप है, देखिए अभी टीवी ये सब चीजें, मोबाइल रील सब आई हैं, हम तो कहानियों में रहते थे। हम जब हमारा बचपन था, हमारे पास स्टोरी बुक्स होती थी, गर्मी की छुट्टियां होती थी तो हम बुक्स पढ़ते थे, हम अमर चित्र कथाएं पढ़ते थे, हम नंदन पढ़ते थे, हम लोटपोट पढ़ते थे, हम आर्चीज पढ़ते थे, राइट, फैंटम पढ़ते थे, हम मैंड्रिक पढ़ते थे। तो कहानियां हमारे पास, वो कॉमिक्स की वर्ल्ड होती थी, वो दुनिया होती थी, वो हमारा एक फैंटेसी वर्ल्ड था जिसमें वी यूज्ड टू रियली इमेजिन दोस थिंग्स। मैं किसी दिन अगर आप कहेंगे तो दोबारा हम मिलेंगे, हम बचपन की बातें करेंगे। यस, डेफिनेटली। कि वो क्या दिन थे, हम उस बारे में बात करेंगे कि वो क्या दिन थे, और आज हम उस बारे में चर्चा करेंगे, और लोगों को ऐसी ऐसी बातें जो चीजें हम आज मिस करते हैं। मैं कमेंट में चाहूंगी कि आप मुझे लिख के बताइए कि आप हमारा वैसा देखना चाहेंगे, तो उससे हमको पता चल जाएगा और हम उसको और भी बेटर बना के ये कर सकेंगे। हाँ, तो हम उस बारे में बातें करेंगे कि आज के बच्चे क्या मिस करते हैं, वो दौर। अरे गीत, वो लाइट चली जाती थी और जब हम बाहर जाते थे पूरे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, वो मासूमियत दिनों की, वो बड़ी अच्छी है ना कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझे लौटा दो बचपन का वो सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो वो वाली बात है। तो मुझे ऐसे लगता था कि यार कुछ लिखना है ये वो, तो मैं ना सेट पे भी ना अपने सीन्स बनाता था। अपने ये आई यूज्ड टू इम्प्रोवाइज अपने सीन्स पे, थोड़ा और तड़का लगाना। तो एक साहब है मेरे बड़े भाई जैसे, मिस्टर अदी ईरानी, अरुणा जी के भाई, कोई ज्यादा मेरा एसोसिएशन अरुणा जी के वहां पर रहा है। तो अदी भाई बोलते हैं यार तू तो बड़ा अच्छा सोचता है यार, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं ट्रैक बता देता था, 2-3 बार अरुणा जी ने मेरा ट्रैक फॉलो भी किया अनऑफिशियली, कि अरुणा जी हम ऐसे कर सकते हैं ना, ये स्टोरी ऐसे, वो माइंड में स्टोरी चलती रहती थी। तो मेरा क्वेश्चन ही आने वाला था आपको कि आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगा। जी। तो मैंने तो अदी भाई ने बोला, कहते यार साले तू ना बड़ा अच्छा लिखता है यार मेरा भी सपना, देखो गीत हर आदमी का एक सपना तो है, कोई ना कुछ तो करना ही चाहता है, राइट, है ना, कुछ तो करना है। अब ये है तो मेरा भी एक सपना है डायरेक्टर बनने का। कहते जिस दिन मैं डायरेक्टर बना ना तो तू लिखना। तो उसके और हमारे साथ एक और हमारे मित्र जुड़ गए, शिवा, वो कैप्टन अटैक हम वाले शिवा भाई, वो भी बहुत भाई हैं हमारे। तो मैं ना इतना मेरा पैशन था कि हम ना 6-7 साल अपनी कहानियां बनाते रहे, स्क्रिप्ट्स बनाते रहे। वो कभी अदी भाई की शूटिंग में पहुंच जाते थे, उनकी वैनिटी वैन के अंदर हम लिखते रहते थे, कभी शिवा की शूटिंग पे, कभी मेरी शूट पे, हम लोग तीनों मिलते रहते, हम कहानियां बनाते रहते थे। हमने एक छोटी फिल्म भी बनाई थी, उस बारे में इतना वो नहीं है, बट वो लिखते लिखते ना एक चीज हो गई कि एक वो आ गई, स्ट्रीक आ गई कि यार लिखने में मजा आने लग गया। मतलब जब हम छोटी फिल्में, तो पहले दिन मेरा जो इंटरेक्शन हुआ वो फरीदा जी से हुआ, फरीदा जलाल जी से। तो जो मैंने लिखा है उनको बहुत अच्छा लगा, तो वो थी वो लिखने वाली। तो वो बात हुई, तो फिर वो कहानियां कहते कहते मुझे ना एक हमारे मित्र है जयंत गिलाटर, जिन्होंने चॉक एंड डस्टर डायरेक्ट की थी, वो मराठी फिल्में बनाते थे। तो एक दिन मैंने जयंत भाई से कहा, देखिए इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, वो एक्चुअली एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस भी हुआ है कि माय वाइफ इज अ टीचर, शी वाज अ टीचर। तो वो टीचर्स के बारे में बताती रहती थी कि टीचर्स, देखिए इस बारे में भी एक अलग चर्चा है कि, और मैंने तो सुना आप भी टीचर रही हैं, राइट, और हाँ,
और काफी पॉपुलर टीचर। तो मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिला था आपसे आके मिलने का, क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं। आई हैड अ ब्यूटीफुल जर्नी एज अ टीचर, बट दूसरा साइड भी है, सबका अलग है। इट इज एन अंडररेटेड प्रोफेशन, राइट। टीचिंग। उसमें वो ग्लैमर है। आजकल के बच्चों को बोलो रील्स बनाएंगे करेंगे, बट ये नहीं बोलेंगे कि यार मैं टीचर बनूंगा। बिकॉज टीचर जो मुझे लगा चॉक एंड डस्टर में, हाँ। तो मैंने वो जब मुझे ऐसे बात में कि एक फिल्म है यार, एक मुद्दा है, बात तो मुद्दे की होनी चाहिए ना, राइट। तो मैंने कहा मुद्दा है, तो हमने एक कहानी क्रैक की जिसमें मतलब वो मेरे माइंड में थॉट था कि एक मराठी फिल्म बनाएंगे और उसका टाइटल सोचा था मी शिक्षिका, मैं टीचर। तो हमने सोचा था रीमा लागू जी को लेंगे, अभी तो उनकी डेथ हो गई, हमसे मिले भी थे। और अपना एक कोई उर्मिला मातोंडकर को हम देंगे, या जो जूही चावला को दिया इन मराठी फिल्म। बट वो मराठी फिल्म के लिए हमें कोई फाइनेंसर नहीं मिल रहा था और ये नहीं हो रहा था। फिर जैसे चीजें रहती है कि आप एक बार कहते हैं ना, तबीयत से एक पत्थर तो फेंको, क्या पता आसमान में सुराख हो जाए। और वो जाके एक्चुअली तभी से वो हिंदी फिल्म बनी और उसमें आई रीमा जी की जगह शबाना आजमी जी, और अपना उर्मिला की जगह जूही। तो आपका जो पत्थर है वो एकदम राइट ट्रैक पे गिरा और आपके वो सही टाइप पे सब कुछ हो गया है। वो तकदीर है, वो डेस्टिनी है कि जूही चावला का एक मेकअप मैन सुभाष वो उनके पीछे पड़ा था। बट उनको ये लग रहा था कि कौन रंजीव वर्मा, कौन जयंत, कौन क्यों पढ़ूं, अरे भाई वो मुझे क्यों टाइम देंगे मेरे नरेशन का। और ये मैं तो एक एक्टर था और मैं सीरियल वगैरह करता था ऐसे, और कोई ऐसा काम नहीं किया था नोटिसेबल कि जैसे बोले अच्छा यार उसने कोई वो किया है, तो वो पीछे पड़ गया। एक बार आप पढ़ लो। तो जूही ने कहा लाओ, तो जूही कहीं फ्लाइट में जा रही थी, तो जूही ने वो स्क्रिप्ट ली वो फ्लाइट में। तो अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, मेरी वाइफ ने मुझे फोन किया, मैं बाहर सुबह गया था अपना वॉक के लिए, तो उन्होंने बोला कि टाइम्स ऑफ इंडिया देखा है। तो जूही ने अपनी तरफ से दिया था कि रिसेंटली आई केम अक्रॉस एन आउटस्टैंडिंग स्क्रिप्ट चॉक एंड डस्टर। वो कटिंग आज भी मैंने संभाल के रखी हुई है, संजो के रखी है। रिसेंटली आई केम अक्रॉस एन आउटस्टैंडिंग स्क्रिप्ट, आई स्टार्टेड रीडिंग इन अ फ्लाइट एंड आई कुडंट पुट इट डाउन। तो वो उसके बाद जैसी वो उतरी, उन्होंने बोला आई वांट टू मीट दिस राइटर। और फिर मैं उनके पास उनके वहां पर गया बंगलो पे मालाबार हिल में। तो पहली बार जूही चावला से मिला, और तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल किया था कि हाउ यू थॉट, कहते आई लव द स्क्रिप्ट, इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। तो आप सोचिए कि जो हम 2.5 साल से स्ट्रगल कर रहे थे एक्ट्रेसेस के पीछे, भाई परफॉर्म तो नहीं करना है, इस कॉन्सेप्ट उसके लिए इस फिल्म को काफी लोगों ने इसकी प्रशंसा की, काफी एप्रिसिएशन मिला, आज भी यूट्यूब पे है चॉक एंड डस्टर। तो उन्होंने बोला कि आपको वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या था इस फिल्म को लिखने का, और ये तो मैंने कहा कि हम जब छोटे बच्चे थे ना, आपकी लाइफ में इतने स्टूडेंट रहे हैं, तो छोटे बच्चों के जो फर्स्ट हीरोइंस होते हैं ना, उनके टीचर्स होते हैं। उनको ऐसे लगता है कि मेरी टीचर मुझे आवाज मार ले, मेरी टीचर मेरे से बात कर ले, वो फर्स्ट होते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो जो टीचर्स है ना, जो उनके फर्स्ट हीरो या हीरोइंस थे, वो एक जूनियर आर्टिस्ट बन के रह जाते हैं। अचानक चीजें बदल जाती है, वो भूल जाते हैं। आप पेरेंट्स को रोज प्रणाम करते हो, आप अपना भगवान को रोज माथा टेकते हो, गुरु का क्या होगा? गुरु के बारे में तो बड़ी बड़ी बातें की गई हैं कि गुरु के बिना ज्ञान ना हो, कि गुरु गोविंद दोहे खड़े, गुरु गोविंद दोहे खड़े काके लागो पाए, कि अपना के गुरु बिन ज्ञान ना होए। तो जो गुरु आपको सब कुछ देता, ज्ञान देता, मतलब मैंने जब जूही रियली गॉट इंटरेस्ट कहती, मतलब ये है। आपने जैसे ये कहा, कहीं पर ऐसे कनेक्टिविटी मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, लेकिन जैसे आप कह रहे हो तो मुझे कुछ अपनी पीछे की बातें याद आ रही है कि यस, ये जो वर्ड्स जो आप कह रहे हो कि आप कैसे भूल गए, क्या ऐसा गलत हो गया कि आपका नाम या आपकी फेम या आपका ऐसा क्या चीज़ है जो आपको ऐसा लगा कि यस अब ये नहीं है, जरूरत नहीं है उसकी? जरूरत नहीं है। हाँ। आप देखिए, आप मतलब जितनी मेरी रिसर्च थी एक्चुअली वो टीचिंग प्रोफेशन मेरी वाइफ की तरफ से थी, उस समय एक ही चीज देखी कि टीचर्स की लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं है। मेरी वाइफ ने 18 साल काम किया, वो एक असिस्टेंट टीचर ही रही। वो असिस्टेंट टीचर का उसका जो आईटी था, असिस्टेंट टीचर से वो भी नहीं बनी। अरे भाई, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर कभी तो डायरेक्टर बनेगा, राइट? कभी तो यशराज या धर्मा की फिल्म करेगा, या उसकी मैंने तो ये असिस्टेंट टीचर अपने देश में असिस्टेंट टीचर ही रहेंगे। जो मुद्दे उसमें हमने उठाए हैं उसमें ये है, और कहने को नोबल प्रोफेशन, द
नोबल, रिस्पेक्टफुल, एवरीथिंग इज देयर, आई वुड से। बच्चे आज भी कनेक्ट हो जाते। नहीं, जो आप कह रहे हो वो एकदम सही है कि कहीं कुछ जिनके लिए वो वक्त पर आपके साथ, जहां आपके माँ बाप नहीं खड़े थे आपके साथ, मे भी घर पे सब कुछ होगा या जो भी कुछ है, लेकिन उस समय वो आपकी टीचर ही आपके साथ थी। और वो बहुत ही ब्यूटीफुली शबाना जी ने और जूही जी ने उनके बच्चों के नाक भी पहुंचे होंगे। यस यस, उन्होंने बच्चों को खाना भी खिलाया होगा। यहाँ तक कि उनके कई बार होमवर्क में हेल्प है, कई बार उनके हर चीज, इमोशन जो उनको निग्लेक्टेड फील हुआ है या जो भी ऐसी कई चीजें आई हैं जो हमने खुद ने देखी है, तो वो तो उनकी टीचर्स ने ही उनको हेल्प किया। अरे मुझे याद है कि जब बॉम्बे के अंदर वो फ्लड हुआ था जी, तो बच्चों के लिए ओनली टीचर्स वर देयर फॉर द होल नाइट। माय वाइफ वाज स्टक इन द स्कूल बिकॉज़ सो मेनी स्टूडेंट्स दे कुडंट गो होम। बच्चे रो रहे थे लिटरली, रात में डरे हुए, एंड सारी टीचर्स वर रियली टेकिंग सो मच केयर। वो खुद अपना घर भूल के बच्चों के इसमें लगे हुए थे। तो मेरा पॉइंट ये था कि जिस टीचर ने आपको बचपन में ए लिखना सिखाया, जिसने आपकी बेस बनाई, जिसने आपको 2 का पहाड़ा याद कराया, आपको हिम्मत दी, आपकी एक्चुअली वो, आपने बड़े होकर कभी उनको कभी एक हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर विश किया है? आप कैसे भूल सकते हो? मैं अगर बात करें, देखो दुनिया बात करती है सचिन तेंदुलकर की, कोई रमाकांत आचरेकर की बात नहीं करता है। So true. तो वो वाला एक मेरा थॉट था। तो वहां से ना, मैं देखिए 2.5 years we had been struggling with this script। और जब जूही को सुनाई, उसके बाद जूही कहते ना, a star came with us। 8 महीने में फिल्म रिलीज हो गई। उन्होंने शबाना जी से मिला, जिसने सुनी, they appreciated, they loved the script। It was really a very wonderful movie जिसमें हर पॉइंट दिखाया गया है, सभी के रोल जिनके भी थे वो बहुत ही परफेक्टली। मुझे आप मिल जाते आप ही रोल अगर आपसे थैंक्स फॉर दैट। अगर नेक्स्ट टाइम बनाओगे तो जरूर मुझे ले लीजिएगा। तो बस फिर उसके बाद शुरू हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चॉक एंड डस्टर, दो इट हैड बीन वेरी अप्रिशिएटेड, इट हैड बीन अप्रिशिएटेड, बहुत पसंद की लोगों ने। आज भी उसके 32 मिलियन व्यूज हैं और सब कुछ है, बट बॉक्स ऑफिस पे अल्टीमेटली कहते हैं ना, सक्सेस, वो बॉक्स ऑफिस सक्सेस वो हम नहीं कर पाए। दिस इज अ फीमेल रोटेड फिल्म, अ स्मॉल फिल्म, ये है। तो उसके बाद ना जिंदगी ना मापदंड ना फेल और हिट और फ्लॉप से होता है। हाँ, देखा जाए तो एट द एंड वो है। लेकिन आपको अपना सेटिस्फेक्शन हो गया होगा कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा बनाया, जो मुझे पब्लिक को दिखाना था, जो मुझे समझाना था, वो मैंने पहुंचा दिया। प्राउड ऑफ इट। यस, रहे ना रहे, हमारी फिल्म इंटरनेट पे रहेगी बस। और वो चॉक एंड डस्टर हमने लिखी है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। आई रोट दैट स्क्रिप्ट। दैट्स ट्रू। आई थिंक दैट इज व्हाट इन डिवाइन ड्रॉप्स बाय गीत में मैं ज्यादातर यही कहती हूँ कि नथिंग इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे कोई चीज लास्ट रहने वाली नहीं है, बट व्हाट इज गोइंग टू बी देयर, योर थॉट्स, योर अवेयरनेस, योर काइंडनेस, एंड हाउ यू हैव ट्रीटेड एवरीबडी, एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जैसे आपके इतनी सारी अभी बातें सुन के तो मुझे तो नहीं लगता ये आज पॉडकास्ट खत्म भी होगा, लेकिन एक छोटे से उसमें जाते हैं। किसी ऐसे डायरेक्टर या किसी ऐसे एक्टर के साथ आपका ऐसा कुछ, मतलब जिससे आपको लगा कि यार इस बंदे ने मुझे चेंज कर दिया, कोई ऐसा कैरेक्टर, कोई रोल या कुछ आपका खुद का या किसी और का जो आप हमेशा रिमेम्बर करें? एज अ पर्सन तो मैं जिनको बहुत मानता हूँ वो है अरुणा ईरानी। ओके। एज एन एक्टर, जिन्होंने मुझे ग्रोथ दी, अरुणा जी ने रिस्पेक्ट दी। आप उन्हें अपना मेंटर कह सकते हो जी। अरुणा जी ने बहुत सीखा, बहुत सिखाया, सेट पे सीखा। देखिए मैंने कोई थिएटर वेटर नहीं किया, मैंने नहीं किया, और मुझे इसमें मैंने वीर ज़ारा में 2 सीन किए थे जी। तो यश जी डायरेक्टर, तो वो जो मनोज वाजपेयी के कहने पे 2 पुलिस ऑफिसर शाहरुख को उठा लेते हैं और कोर्ट सीन रहता है और वो मुकर जाते हैं, शाहरुख खान और उसके तो रानी मुखर्जी हमसे वो कर रही है, जिरह कर रही है। तो उन्होंने आगे कुछ कहा तो मेरा वो था कि मेरा डायलॉग था कि मगर सर वही तो बात थी सरकार, इस शख्स के पास वीर प्रताप सिंह के नाम से भी एक पासपोर्ट था और एक बंदे के पास 2 पासपोर्ट कैसे हो सकते हैं। और जब हमने पूछ-गूछ की तो इस शख्स ने स्टेटमेंट पर खुद साइन किए, मैं राजेश राठौड़ हूं। अभी मेरा डायलॉग था,
क्या आवाज दी, क्या बुलंद वो, आई थिंक इसके लिए तो क्लैपिंग हैंड चाहिए आपके लिए। उस समय माहौल अलग था डेफिनेटली, वो सेट कर स्पॉन्टेनियसली बोला, बट आई वाज प्रिपेयर्ड विद माय डायलॉग्स, पूरा माहौल था। तो उसमें फिर जब को एक्टर होता ना तो एक जज्बा और जोश हो जाता है। लेकिन उसमें रानी जी आ रही थी, ट्रॉली चल रही थी, कैमरा चल रहा था, कैमरा रिहर्सल चल रही थी, ये वो, और बीच में रानी जी के तो एक दो फंबल भी हो गए। तो रानी जी वेरी नाइस बिकॉज एवरी टाइम शी हैड टू क्वेश्चन एंड आई हैव टू आंसर। तो रानी जी जब दो कर दी तो मगर सर वही तो बात थी, सरकार इस शख्स का गरीबताब सिंह के नाम से भी पासपोर्ट था, एक बंदे तो हम तो लग गए, हमने वो डायलॉग याद किया होता, बाएं हाथ रट्टा चढ़ा लिया था बादाम खा के। तो रानी जी ने क्या किया, मेरा ऐसे हाथ काटी मेरे, तो शी केप्ट हर हैंड ऑन माय हैंड, कहती आप तो इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं फंबल मारूंगी रानी मुखर्जी और मैंने कहा मैम प्लीज ऐसे। तो वो हमने वन टेक ही दिया जी उसके, वो ऐसे तो सबको अच्छा लगा। मुझे याशी ने कहा, कहते कि आप थिएटर से, मैं कह नहीं सर हम डेली सोप से, हम डेली सोप रोज करते हैं, रोज करते हैं और हम लोग पेड एक्टिंग करते हैं। जब हमें पता है कि सनलाइट जा रही है, हमको इतने सीन खत्म नहीं करना है, वो करना है, हमारा एक टारगेट है जिसको हमको पूरा करना है, ऑप्शन नहीं है। राइट, हम इतना काम करते हैं, हम इतना जब मैं एक्टर था हम लोग इतना शूट करते थे। आप एक बात देखिए, आज अभी मेरा करंटली एक शो चल रहा है झल्ली दंगल पे, कॉन्सेप्ट मेरा है। हम लोग उसमें रोज का 22 मिनट निकालते हैं, तो 7 days अ वीक है, तो 7 to 14 मतलब 1 घंटा 40 मिनट हम लोग लिख के देते हैं, रोज शूट होता है। इतनी की तो एक फिल्म होती है, तो हम रोज एक फिल्म की फुटेज निकालते हैं, रोज मतलब एक हफ्ते के अंदर हम एक फिल्म लिखकर उसकी इतनी फुटेज निकालते हैं। तो हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई लुकिंग बैक नहीं होता। तो मैं बल्कि एक्टर्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप आओ इंस्टेंट की तरह धक्के खाने और बड़े रोल के लिए, स्टार्ट डूइंग थिएटर करो। आज का थिएटर ग्रुप्स है, थिएटर करो, जहाँ आपको काम मिले, अपने आप को सुधारो, अपने आप को पॉलिश करो, टीवी में एक्टिंग करो। आप इतने नहीं मैं वही, जैसे आप ये कह रहे हो, आई थिंक 1980s या 90s की बात अगर कहे, 80s जब लोग घरों में ये सब ऑप्शन नहीं थे, थिएटर्स नहीं थे, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे एक्टिंग करने, दे यूज्ड टू फील कि ये डांस और एक्टिंग ये सब चीज़ कुछ गलत है जो कर रहे हैं। लेकिन बच्चे छुप छुप के, जैसे अमिताभ के डायलॉग्स याद कर रहे हैं, जितेंद्र के डांस के स्टेप्स याद कर रहे, ऐसा भी आपने कुछ कभी किया था कि उनको देख के, ये पिक्चर मैं 10 बार देख के आया हूँ जस्ट सिर्फ वो सीन को याद करने के लिए, ऐसा कुछ? ऐसा मुझे शायद मुझे नहीं पता था कि एक समय आदमी हो ना, कई बार देखिए एक ना बड़ी कंफ्यूज एज होती है, या तो बड़े फोकस लोग होते हैं या आजकल के बच्चे, मुझे तो आजकल के बच्चे वैसे नहीं, कई फोकस मेरे तो कंफ्यूज ही लग रहे हैं, रोज ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं। ओके, मेरा जो जिन बच्चों को मैं जानता हूँ उनको पता ही नहीं कि उनको करना क्या है। राइट, तो मुझे इतना पता है कि मैं वो फिल्म्स, वो जो दौर है, हमने बोला ना कि हम नॉस्टैल्जिया की बात करेंगे, राइट, अगर ऑडियंस को अच्छा लगा तो हम एक बार बातें करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, विल टॉक अबाउट नॉस्टैल्जिया। तो उस समय वो जो फिल्में देखी बार बार, वो डायलॉग्स, वो फिल्में, वो परफॉर्मेंसेस, अरे पंजाब में आई वाज डाई हार्ड फैन ऑफ धर्म जी एंड सनी देओल। तो फर्स्ट फिल्म मेरे को सनी पाजी के साथ करने को मिली। मैं जब सनी पाजी के साथ मिला, मैंने सही किया, जो हम पता है, मैं जब फिल्म देखता था तो मैं फिल्म के अंदर ना एक जरूर देखता था, फाइट्स बाय। तो फाइट इसलिए देखता था क्योंकि फिल्म के अंदर डिशुम देखने को मिलेगी, पंजाब है ना, एक्शन, तो इसमें फाइट होगी, हमको वो उससे ड्रामे से क्या लेना देना, एक्शन देखने का बड़ा शौक था। फिर जिंदगी में ऐसे बदलाव आए। अच्छा, फिर देखो, अगर मैं फाइट देखता तो मेरी जो शादी है वो भी एक फाइट मास्टर की बेटी से हुई। ओके, तो वो ऐसा हुआ, माय वाइफ कोइंसिडेंटली, क्योंकि वो था कि डिशुम देखने जाना है। और लेकिन जब मैंने फिल्म लिखी चौक एंड डस्टर, तो इतनी संवेदनशील फिल्म थी, इतनी सेंसिटिव, एक थप्पड़ नहीं मारा मैंने। ये जिंदगी बदलाव, जो एक एक्शन पैक, जो पंजाब से एक एक्शन हीरो आती घातक के अंदर, मतलब हमें लिया था सनी देओल से मार खाने के लिए। सनी देओल कहते थे ना, सात भाई, सनी देओल, उनको लगता था ना राजकुमार संतोष जी को सनी देओल के सामने सातों को मारूंगा, ये वो, उन सातों में मार खाने के लिए टफ बॉयज चाहिए थे, जो एक्शन करने के लिए। और जो जिसकी शुरुआत हुई थी, आई स्टार्टेड राइटिंग इमोशंस। चाहे आप मेरी चौक एंड डस्टर देख लो, चाहे मेरी छोटी सदानी देख लो, ये पूरे वर्ल्ड में लोगों, इट वाज वेरी इमोशनल। सो एज सर्टेन एज के बाद आपका सिनेरियो ही चेंज हो गया, एक माहौल चेंज हो गया, यू बिकेम मोर काम कंपेयर टू व्हाट इट वाज, यू मीन टू से, कह सकते हैं। आई एम 56 इयर्स ओल्ड, अब तो होना ही पड़ेगा। धीरे धीरे आपकी समझ वो आपके, अरे आप कभी ये देखो, मैं
मैं ये देखता हूँ कि लोगों के टेस्ट भी एज के साथ, वक्त के साथ बदलते हैं। बिल्कुल। लोगों की सब्जियों की चॉइस बदल जाती है। कभी मेरे को तुरई से नफरत थी, आज मेरे को तुरई अच्छी लगती है। जो बचपन में नहीं खाते होंगे, जिसको हम छूते भी नहीं होंगे, और बाद में सडनली देखते हैं ये कैसे, हम हमारा हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, टेस्ट भी बदल जाता है, हमारा सिनेमा का चॉइस बदल जाता है, हमारे कपड़ों का चॉइस बदल जाता है, हमारा हमें ऐसे लगता है कि यार हमारी कलर्स की चॉइस बदल जाती है कि कभी मुझे ये अच्छा लगता था, कभी ये नहीं लगता था। इसलिए हर बंदे का, जैसे कहा जाए, एक 5 साल का वो जो 10 साल पहले था या 5 साल पहले था, और उसके बाद आप देखोगे माइंडसेट ही बदल गया। That's true. तो पूरा, और आजकल का दौर भी ऐसा है। Yes. मुझे तो लगता है लोग भाग रहे हैं, पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं। वक्त बहुत, मुंबई तो यस डेफिनेटली लोग भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, रीइंकार्नेशन आ गया है, लोगों के नजरिए बदल गए हैं, लोगों के कपड़े बदल गए हैं, आज नई जनरेशन बदल गई है, अपना सोशल मीडिया और ये सब इतना एक्टिव हो गया। अरे कहाँ, हमारे पास तो सिर्फ कॉमिक्स होते थे, 4 कॉमिक्स होते थे, एक चित्रहार आता था, एक अपना फिल्म आती थी संडे को, उसकी भी कितनी एक्साइटमेंट रहती थी। और एक नया वो आता था, फिर वीसीआर का जमाना आया, फिर वीडियो कैसेट्स का जमाना आया, फिर वो देखना, मतलब हर चीज। आजकल तो बाप रे, इंटरनेट आज बच्चे मोबाइल से भी नहीं निकल पा रहे, क्योंकि एवरीथिंग इज कमिंग इन, जो कुछ है हाँ इसी में चेक कर लो, इसी में चेक कर लो। चीजें इवॉल्व हो गई, चीजें कैसे बदल गई। एक हमारे पास गीत, एक कैलकुलेटर होना बहुत बड़ी बात होती है। मेरे पास कैलकुलेटर, प्राउड फीलिंग होता था। वो एक वीडियो गेम होती, डोंकी कॉन्ग वाली वीडियो गेम, देख तेरी वीडियो गेम्स, और उसी में कैलकुलेटर, उसी में फिल्म, उसी में म्यूजिक। अरे एक वॉकमैन की क्या वैल्यू होती है, जिसमें वॉकमैन होता था, यहाँ लगा के वॉकमैन ऐसे लगा के जो चलता था। आजकल देखो आप, हर एक मोबाइल ने आपकी पूरी दुनिया बदल दी है, और इतना फास्ट हो गया है लाइफ के, सब भाग रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ करना है, सबको नया कुछ करना है, पर कहीं किसी को, वो बोलते हैं ना जैसे पीस ऑफ माइंड, कहीं शांति कुछ समझने की वो नहीं होता। शांति कहाँ है, राइट, शांति, वो सुकून कहाँ है, कहाँ है, मुझे ऐसे लगता है। फिर मुझे कई बार ऐसे लगता है कि यार कि मतलब एक्चुअली इसलिए मुझे ना ये आपका बहुत अच्छा लगा, डिवाइन ड्रॉप्स की जो बातें आप कहते हो, प्लीज कीप ऑन डूइंग दिस। ये सब चीजें ना आप बैठ के सुनो, मुझे मतलब यू आर डूइंग गुड वर्क। मैं सिर्फ वो छोटी छोटी स्टोरीज डाल रही हूँ, जिसमें डेली की स्टोरी किसी के भी टॉपिक से मुझे लगता है कि ये कनेक्ट होता है और शायद ये हेल्प कर सकता है, तो इट गोज थ्रू मोटिवेशनल, थोड़ी सी इंस्पिरेशनल एंड राइट वे टू कनेक्ट इट। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। रंजीव, अभी हमने बहुत सारी क्वेश्चंस तो कर लिए, लेकिन एक मैं अभी आपके साथ एक गेम जैसा खेलना चाहूंगी, एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय, क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी उसमें बहुत एंजॉय करेंगे। तो दिवाली है तो 3 पत्ती फिर तो मुझे मिठाई सब कुछ रखनी पड़ेगी आपके लिए। हाँ जी जरूर, दिवाली का टाइम है, दैट्स ट्रू। तो दिस इज गोइंग टू बी रैपिड फायर क्वेश्चन, जिसमें आप अपने झट से जो आपके दिल में ऑन द स्पॉट आंसर आता है आपके। एक्टिंग टू यू इज पैशन, पर्पस या प्रेयर? एक्टिंग, पैशन। वन रोल दैट चेंज यू एज अ पर्सन? वन रोल, कोई भी ऐसा आपका किरदार जिसको आपको लगा कि ऐसे इसने मेरी जिंदगी बदल दी। I tell you, it was a small role, but it did. I played Udham Singh, Shahid Udham Singh, in a serial called Yug. It was telecasted on Doordarshan. Okay. वो पता नहीं है, वो जो उसमें दिखाया था ना, ये रंग दे बसंती में, जो वो सब लोग के अंदर वो भगत सिंह, एक पेट्रियोटिक जैसा। मैं उधम सिंह बना, मैंने वो कपड़े पहने, मुझे ऐसे लगा, मैं पता रात को सो नहीं पाया था। वो उधम सिंह जाके जनरल डायर को शूट किया, और वो सारी चीजें ना, यू कुड लिटरली फील इट। आई थिंक ऐसे कैरेक्टर्स काफ़ी इम्पैक्ट कर जाते हैं एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को, क्योंकि वो इतना अपने आप को ड्रिल कर लेते हैं, और वो उसमें इतना घुस जाते हैं कि उसमें से थोड़ा निकलने को बाहर वक्त लगता है। तो है, तो वो जो उधम सिंह बना था, तो मैंने 3-4 दिन का काम किया था, पूरी उनकी जर्नी थी। इट वाज ऑन उधम सिंह, आई प्लेड दैट उधम सिंह कैसे सरदार से, तो ऐसा था कि इट वेंट टू माय नर्व्स, रोंगटे खड़े कर देने वाला। A scene you'll never forget shooting, मतलब ऐसा वही उसी उधम सिंह के इसमें से ही जाएगा मैं कहूँ, या कोई और ऐसा कि जो आपको ऐसा लगता है कि ये मैं भूल नहीं सकता हूँ, ऐसा सीन किया है मैंने? हाँ, ये एक सीन किया था मैंने, एक फिल्म आई थी ये दिल आशिकाना। ओके। कुकू कोली डायरेक्टर थे जी। तो इसकी छोटी बैक स्टोरी है जी। तो मैं अरुणा जी का फेवरेट होता जा रहा था, तो कुकू जी एक फिल्म कुकू कोली, जिन्होंने फूल और कांटे, अरुणा ईरानी के हस्बैंड, उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट बना रहे थे, फूल और ये दिल आशिकाना, उन्होंने फूल और कांटे बनाई थी अजय देवगन की पहले लॉन्चिंग फिल्म। तो ये दिल आशिकाना फिल्म, तो उसमें एक विलेन का रोल था प्लेन हाईजैकर का, तो अरुणा जी वांटेड टू कास्ट मी इन दैट रोल।
तो कुक्कू जी ना मतलब थोड़े नोन एक्टर्स को लेते हैं, तो मैं तो अरुणा जी के साथ भी नया नया उग रहा था, तो ग्रोथ हो रही थी आपकी। तो अरुणा जी प्रोड्यूसर थे, प्रोड्यूसर की चलती है भाई, तो उन्होंने बोला कि मुझे तो यही चाहिए, रणजीव भैया चाहिए मुझे, इसको मुझे हैदराबाद ले गए। वो प्रैंक था, वो क्या था, तो वो जो डायलॉग राइटर थे वो थे तनवीर खान साहब, उन्होंने ना उर्दू लिख दी। जो मेरा प्लेन हाईजैकिंग का सीक्वेंस था, वो उर्दू इतनी डिफिकल्ट थी ना, मैं आपको वो आज तक मुझे याद है। वो पिक्चर हमने देखी भी थी और मुझे बड़े अच्छे से याद है। हाँ, उसमें ना वो जो उर्दू थी कि अपना वो उर्दू, मुझे उनके एसोसिएट विशाल ने बोला करते थे कुक्कू जी ने ये है, तो उसमें ना गोली भी चलानी थी, ये उर्दू भी बोलनी थी, गोली भी चलानी थी, उसमें बुलेट इफेक्ट भी था, तो बहुत सारी चीजें थी। और अगर तो उन्होंने बोला कि डायलॉग्स बहुत डिफिकल्ट हैं, तो इसमें अगर तू कहीं फंबल कर देगा डायलॉग में या कुछ हो जाएगा। अब ये मेरा एसिड टेस्ट था, मुझे प्रूव करना था। अरुणा जी भी बैठे थे कि देखो, और कुक्कू जी को तेरा एक्टर फंबल मारता है। इट वाज अ टेस्टिंग पीरियड फॉर यू, हैदराबाद। तो वो डायलॉग था, उसी में मुझे अपना उसको शूट भी करना था, और जैसे ही शूट करेंगे तो बुलेट इफेक्ट होगा, जो बुलेट इफेक्ट लगता तो वो हो जाएगा ब्लड। तो विशाल ने बोला कि देख, अगर तू फंबल मार गया ना, गोली मत चलाना, नहीं तो बुलेट इफेक्ट होगा, रीटेक हो जाएगा, कुक्कू जी इरिटेट होंगे। राइट। कहते तू आराम से कर, कोई बात नहीं, तू कर। पर मेरे लिए वो था डू और डाई वाली सिचुएशन। मुझे डायलॉग आज भी याद है कि हम लश्कर जीस्त इस हाईजैक का जिम्मा अपने सर लेते हैं और भारत सरकार को यह हुक्म देते हैं कि हमारी तंजीम के सरबराह मिर्जा अशरफ उल हक मलिक को उनके साथियों समेत 2 घंटे के अंदर रिहा कर दिया जाए, जिन्हें हुकूमत हिंद ने किसी खुफिया जेल के अंदर कैद कर रखा है, और इस मामले में किसी भी समझौते की गुंजाइश नामुमकिन है। तो लड़की ने बोला कि अगर सरकार ने आपकी मांग पूरी नहीं की, तो डायलॉग बोलने के बाद तो मैंने कहा, ये एक सरदार बैठा था, मैंने उसको उठाया, अभी देखने ये दिला शिकाने में, उसके हाथ लेकर उसको गोली मारी, ठक, एक टेक में उसको ये फेंका। मैं कहा, अगर सरकार ने आए तो हर आधे घंटे के बाद यहाँ प्लेन में एक लाश गिरेगी। और लड़की इस तरफ थी, हीरोइन, तो मैंने वो गन इस तरफ ली, जीविता, फिर उसको इधर से उठाया। हमारा अगला टारगेट ये लड़की होगी। इट वाज वन टेक ओके, फर्स्ट टेक ओके। तो क्राउड क्लैप्ड, कुक्कू जी, तो कुक्कू जी मतलब वो मेरे कहते हैं ना, देखो सचिन तेंदुलकर के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था, लेकिन उसने पहले छक्के के बाद प्रेशर रिलीज कर दिया था। आपको प्रेशर रिलीज करना है, तो वो जो मेरा वो जो डर था ना, वो मैंने कहा भाई काके बादाम खिलाए बचपन में माँ ने, एक डायलॉग याद कर ले काके, ये तेरे को बचाएंगे। एक बार तेरे डायलॉग याद हो गया ना सारा गीत, वो वन टेक ओके था। कुक्कू जी हर में तो मैं 3 दिन ना बाहर यूनिट के साथ खाना खा रहा था, तो कुक्कू जी ने कहा यार मजा आ गया यार, वेरी गुड। अरुणा जी बोलते देखा, मैंने कहा, तो कुक्कू जी मेरे गले में हाथ डाला, फिर अंदर गए एंड आई हैड लंच विद कुक्कू जी। तो वहां पर हैदराबाद रीवर इन रामोजी राव सितारा से शानदार खाना आया था। सो दैट वाज द फर्स्ट ग्रोथ व्हेन फ्रॉम यूनिट आई मतलब वहां से जब पहली बार मैंने जो कास्ट कुक्कू जी वगैरह के साथ, तो ऐसी चीजें, तो इस सीन से मुझे स्पॉन्टेनियस ग्रोथ मिली थी। और देखो मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आप ना रिस्पेक्ट ना डिमांड मत करो, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। आप डिमांड करो मेरे लिए कुर्सी लेके आ, ये कुछ नहीं होगा, आपको कुर्सी खुद आएगी। अब रिएक्ट मत करो। Your work is your passport। मैं ना वही रंजीव वर्मा हूँ। जब मैं अरुणा जी के सेट पे जाता था, बोलते दादा चाय देना, तो चाय आती थी ट्रे में। जब मैं ये दिल आशिकाना करने के बाद वहां गया, वही स्पॉट वाले थे, वही यूनिट था, तो मैंने कहा दादा चाय देना, तो उस दिन चाय टिश्यू में रैप होकर साथ में 2 बिस्किट भी आए थे। एक रिस्पेक्ट थी बस। वही हाउ हम्बल यू आर, आप अपने काम के वो आपका एटीट्यूड और ईगो वो मायने नहीं रखता। अपने काम पे फोकस करो, आपका काम आप सारी चीजें सेट कर देगा। कौन क्या कर रहा है क्या, उससे कुछ नहीं ना, आपका काम। जैसे अभी आपने एक्टिंग ये जो करके दिखाई, इसको पकड़ के ये ऐसे, और ये गन उठाया और इसकी गर्दन पकड़ ली, और ये सब जब ऐसा सब सीन होता है और वो जो जोश होता है, तो हकीकत में भी आप ऐसे हो कि आप घर में भी ऐसे हो, या उस समय आपको जोश आ जाता है, या कैसे कर लेते हो ये? मैं कहता हूँ आपको, आपकी उम्र और आपकी चीजें आपकी इसमें, मैं ना कई बार ऐसे सोचता हूँ कि पंजाब में हम भी कॉलेज में थे, बुलेट पे घूमते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, ये होता था। बट आज मुझे लगता है कि हाउ फुलिश, कितना स्टूपिड था वो वक्त में, कैसे क्या करते थे यार। अभी क्या है, अब तो भाई नहीं, मतलब ये सब चीजें तो काम, मतलब आप शूट में ऐसे सब आज भी खड़े हो जाओगे ये गन वन लेके, जी वो आपका काम है, लेकिन वैसे ये सब चीजों से कोस दैट्स नाइस, दैट इज व्हाट एन एक्टर हैज टू बी, आई वुड से, है ना? अपने में वो पेशेंस नहीं है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू वुड हैव नॉट बीन एन एक्टर, देन व्हाट यू वुड हैव, मतलब क्या रहते? अगर एक्टर नहीं होते तो आप क्या रहते? डॉक्टर बनना पहले तो तय ही था। वो तो आपके पापा चाहते ही थे कि आप डॉक्टर बने, बट आप बन जाते, या कोई और पैशन आपका ऐसे? नहीं, फिर मुझे लगता है मैं राइटर ही बनता। मतलब आपका यही था, एक्टर
या राइटर? फिल्म इंडस्ट्री, आई लव फिल्म्स। फिल्म्स मतलब आपके माहौल, फूड एंड फिल्म्स। ओके, फूड एंड फिल्म्स, ओके। ढाबा चला रहा होता। यस मैं उसी पे कनेक्ट होने वाला था। हाँ जी, ढाबा चला रहा होता। ओके, तो अगर आप एक्टर राइटर नहीं होते तो आपका फूड इसमें रहते। ओके, एक कोई ऐसी क्वालिटी बताइए आर्टिस्ट शुड हैव, अ ट्रू आर्टिस्ट शुड हैव, एक ऐसी कोई क्वालिटी। Besides his talent ये है, he should be humble. Humble, politeness. हाँ. मैंने बहुत humble एक्टर्स देखे हैं, साउथ के जो देखे हैं, विजय इवन सी रजनी सर, मैंने उनके साथ काम नहीं किया, बट देखिए उनका वो अपने किस चीज का चले जाना है कल को इतना जो करके, अगर दो लोग मैंने बताया ना अरुणा जी कितनी humble है आपको, they are so approachable, they are so good, आपको ऐसा लगता है सामने वाला बंदा approachable होना चाहिए। that is what is more important. तो you feel happy when you are working with a star. मैंने अभी एक रिसेंटली ये डांस इंडिया डांस का ये सीजन 5, इसमें मैंने मिथुन चक्रवर्ती का वो वर्ड सुना एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड टू से, बोले वो नॉर्मल बात करते हुए बता रहे थे कि मुझे जब फर्स्ट अवार्ड मिल गया, आई वॉज सो, मृग्या कोई पिक्चर थी उनकी और उसमें उनको हाँ उसमें, एंड मैं तो सातवें आसमान पे पहुंच गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा भाई मैं तो टॉल हैंडसम ऐसे, लेकिन मेरे को किसी ने भाव नहीं दिया, मुझे किसी ने देखा भी नहीं, वो होगा तू अपनी जगह, मुझे फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। तो आपका एटीट्यूड काउंट्स, और उन्होंने सबको एक ही ये बहुत अच्छी बात कही कि आप कितने भी बड़े बन जाओ, कुछ भी हो जाओ, बात करने का सलीका, प्यार से हर चीजों को अपनाना, ये बहुत मायने रखता है। जब आप बड़े बनते हो ना, तो अचानक आप देखते हो कि आप बड़े बन गए, हाँ, वो एटीट्यूड आना लगता है। तो बड़े बन गए ना, आप खुद को ना बड़े बड़े लोगों में पाते हो, हाँ, कि अब ये बड़े बड़े लोग आपको उठना बैठना बदलता है, लेकिन खुदा ना खास्ता कभी अगर आप नीचे, तो आप उस समय अगर आपका एटीट्यूड बदल गया तो खुद को आप उन्हीं लोगों में पाओगे जहाँ से आप उठे थे, राइट, वही बड़ा उठ रहा था। हाँ. तो आप अपने कहते हैं ना कि क्या अपने वर्ड्स वो रखो जो अपने मुंह से निकालो, कि लोग कल को आपके मुंह में वापस बोल के ले तेरी बोलती बंद ना करे, वो वाली बात है, वो हम्बलनेस है। यस, सो ट्रू, सो ट्रू। लास्ट सबसे डिफिकल्ट पार्ट आपको कैमरे के सामने ऐसा क्या लगता है, मतलब ये वाला पार्ट मुझे करना, आई मीन मेरे को इससे बचा लो, क्या चीज जैसे कैमरे के सामने है और ये चीज मुझे नहीं करनी और यही बार बार मुझे मिलता है, ऐसी कभी कोई सीन हुआ है? रोमांस। ओके, बताइए। रोमांस, एक्शन करा लो। ओके, रोमांस नहीं, रोमांस नहीं कर पाते हो क्या, मतलब अनकंफर्टेबल में क्या फील होता है, लाइक ऐसे? मैं ऐसे नहीं, मतलब आपने पूछा उसकी रीजन, ओके, डेप्थ में नहीं जाएंगे हम, उसको ये कर दें, लेकिन ठीक है, आप यू वर नॉट कंफर्टेबल। आई हैड अ रोल इन प्रेम, वो संजय कपूर वाली, वो कट गया था, तो सतीश जी एक लड़की थी स्वाति उसमें, तो उसके साथ मेरा रोमांटिक सीन था, तो सतीश जी शूट कर रहे थे, आई वाज नॉट, पंजाब से आया था, तो बॉय स्कूल में पढ़े हुए, अपना वो है, तो पहली बार लड़की वो आके हक कर रही है, हाथ रख रही है, तो सतीश जी बारे यार ये तो मैं ऐसे आई वाज वेरी स्टिफ, वो कहते स्वाति मेक हिम कंफर्टेबल विद यू, तो ही टोल्ड दैट एक्टर टू स्वाति, तो अपना तो ऐसा तो रोमांस, हाँ, हम तो थोड़े पंजाब वाले, हमारा तो वही था विलेन, नेगेटिव रोल्स, ये वो ऐसा, तो उन चीजों में माहिर थे। ओके, कोई ऐसा रिचुअल जो आपको आज पता चला कि ये मुझे इस शूट पे जाना है, या मुझे आज ऐसा कुछ बड़ा कुछ मिलने वाला है, कोई बड़ा ऑफर आने वाला है, तो घर से निकलने से पहले कोई ऐसा रिचुअल फॉलो करते हो, या कोई ऐसा प्रेयर इसमें आप मानते हो, या क्या है ऐसा? आई प्रिपेयर माई सेल्फ। ओके, अगर मैं इंटरनली, हाँ, I prepare myself, जैसे मेरा 10th का एग्जाम है, वैसे मैं आज भी प्रिपेयर करता हूँ, और आज भी नर्वस होता हूँ। ओके, हम नेवर ओवर कॉन्फिडेंट के झंडे गाड़ देंगे, क्योंकि एक से एक बैठे हैं, तो मैं जब भी गया हूँ, मेरे लिए एक नया दिन रहा है, एंड आई एम ऑलवेज नर्वस, चाहे मेरी नरेशन हो, चाहे मेरी एक्टिंग हो, तो मुझे पता है कि आज भी मुझे वो करना है, वो वाली बात है कि फिर इंटरनली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हो अपने इसमें, और उसी की तरह। जी, आई थिंक आज आपसे बात करके बहुत आई मीन ये कहानी वैसे भी खत्म नहीं होगी, और अगर रहा तो वी विल डेफिनेटली हैव अ वन मोर दिस थिंग। यस, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। नमस्ते। नमस्ते रंजीव जी, आपके साथ बात करके ऐसा लगा जैसे एक सफर की कहानी सुन रहे हो, जिसमें मेहनत, डेडिकेशन और क्रिएटिविटी का जुनून है। आपका अनुभव और वर्ड्स हमारे लिसनर्स के लिए
एक रोशनी बनेगी। आपने खुले दिल से बातें शेयर की, इसके लिए दिल से शुक्रिया। और दोस्तों, याद रखिए, एक सच्चा कलाकार वही है जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, दिलों में भी अपनी जगह बनाते हैं। नमस्ते।